हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और टीजीटी साइंस के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केवीएस 2025 टीजीटी साइंस के लिए अपना बायोलॉजी का सिलेबस। तो बायोलॉजी के सिलेबस में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया गया है? ये 8 यूनिट आपसे एक्सपेक्ट की गई है। सेल, टिश्यू, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फूड प्रोडक्शन एंड आवर इन्वायरमेंट। ये है आपका केवीएस टीजीटी साइंस बायोलॉजी का सिलेबस जो आपको कवर करना है। अब उसमें से जो आज की यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेल। तो सेल जो होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, उसमें आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया गया है, आपसे ये सिलेबस एक्सपेक्ट किया गया है। आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। उसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी सेल यूनिट को कवर करने के लिए हम 2 क्लासेस लेंगे। एक है हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी में जो हमें सेल चैप्टर दिया हुआ है, उसके बाद है हमारी क्लास 11th की बायोलॉजी में जो सेल चैप्टर दिया। इन दोनों को हम एक एक करके कवर करेंगे। आज वाली क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी से जो सेल चैप्टर दिया हुआ है, और नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर। तो सबसे पहले जो सेल है, सेल जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। तो लैटिन भाषा में सेल वर्ड कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो सेल को हम क्या मानते हैं? बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की? तो जो हमारी सेल है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। तो जब रॉबर्ट हुक एक कॉर्क के टुकड़े पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और वो जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से आया था? पेड़ की एक छाल से उन्होंने लिया था। और 1665 में उन्होंने क्या किया, खुद से जो डिजाइन किया हुआ उनका एक माइक्रोस्कोप था, थ्रू जब उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें एक हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, बहुत छोटे छोटे रूम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और उन्होंने इसको क्या टर्म किया? सेल टर्म किया। उसके बाद जो है सबसे पहले, अगर आप क्रोनोलॉजी देखोगे तो सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 से, जो उनके पास प्रिमिटिव स्टाइल का यानी कि पुराने स्टाइल का माइक्रोस्कोप था जो उन्होंने खुद ही बनाया था। उसके बाद आए एंटोन वॉन लीeuwenhoek। उन्होंने क्या किया था? सबसे पहली बार उन्होंने एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो 1674 में एडवांस माइक्रोस्कोप का उन्होंने इस्तेमाल किया, और उसे उन्होंने क्या देखा? एक पॉन्ड के अंदर उन्होंने एक फ्री लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसके बाद आए हमारे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की 1831 में। पुरकंजे ने क्या किया? जो आपका प्रोटोप्लाज्म टर्म है, इसको किसने दिया? पुरकंजे ने दिया। उसके बाद जो हमारी सेल थ्योरी है, ठीक है, जितने भी हमारे प्लांट्स है, हमारे एनिमल्स है, वो सब किससे मिले हुए हैं? किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। और सेल जो है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। ये किसने कहा? शेल्डन एंड स्वॉन ने कहा। तो सेल थ्योरी किसने दी है? शेल्डन एंड स्वॉन ने दी है। उसके बाद है ना, सेल थ्योरी में कुछ फर्दर चीजें ऐड की गई। जो किसने ऐड की? वर्चो ने ऐड की। और उन्होंने क्या स्टेटमेंट इसके अंदर ऐड किया? उन्होंने कहा कि सारी की सारी जो सेल्स है वो किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। उसके बाद डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1940 में। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले सेल की, डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए। आपको एग्जाम में इसे अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसकी डिस्कवरी हुई है, सबसे लेटर ऑन किसकी डिस्कवरी हुई है। ठीक है, इनको आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं। तो हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, जिनको पूरी बॉडी उनकी किससे बनी हुई है? सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी हुई है, उनको हम क्या बुलाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं। जिसके अंदर कौन आता है? हमारा एमीबा, हमारा पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब कैसे ऑर्गेनिजम्स है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जिनके अंदर है ना आपको बहुत सारे सेल्स देखने को मिलते हैं, सेल के क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं, और अलग अलग जो क्लस्टर्स हैं वो अलग अलग बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो भी क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमारे जो प्लांट्स है वो भी मल्टी सेलुलर है, हमारे जो एनिमल्स है वो भी मल्टी सेलुलर है, और जो हमारी फंजाई होती है वो भी क्या होती है? मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, आपको पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसलिए है ना,
अलग अलग उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, एक सेल है, वही सारे के सारे काम करती है, सारे के सारे फंक्शन वही परफॉर्म करेगी। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट है, वो अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं और इसी को हम क्या बुलाते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर बुलाते हैं। जैसे कि हमारे को देखिए, ह्यूमंस के अंदर जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। हमारी जो किडनी है वो जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर है उसको एक्सक्रीट करने में, उसको फिल्टर करने में हमारी हेल्प करती है। उसके बाद आपको पता है जो सेल्स होती है उसके अंदर है ना, आपको बहुत सारे, जब भी आप उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, तो एक सेल के अंदर आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। और ये जो अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स है इनके अपने अपने फंक्शंस है, ठीक है। इनमें से कोई क्या करेगी, डीएनए को बना रही होगी, कोई क्या करेगी, सफाई कर रही होगी, कोई क्या करेगा, वहाँ पे पैकेजिंग कर रहा होगा। ये सारे के सारे फंक्शंस वो किस तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, कोई भी सेल अपने सारे फंक्शन किसकी मदद से परफॉर्म कर पाता है, सेल ऑर्गेनल्स की मदद से परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है सेल के अंदर। तो जब भी कभी आप माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देखते हो तो सबसे पहले आपको कुछ डाई की जरूरत पड़ती है जिससे आप उसको स्टेन करोगे। तो जैसे कि आपने बहुत बार है ना स्कूल में अनियन पील को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा होगा, तो उसको हम किससे डाई करते हैं, सेफ्रेनिन सॉल्यूशन की मदद से डाई करते हैं। और उसके अंदर हमें क्या क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, ये देखो। जब आप अब किसी भी सेल को ऑब्जर्व करते हो तो वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी। अगर ये एनिमल सेल है तो इसमें के अंदर आपको सेंट्रियोल दिखाई देगा, पेरिक्सियम दिखाई देगा, लाइजोसोम दिखाई देंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, आरईआर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होगा, एसईआर प्रेजेंट होगा, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी। और ये सब कौन है, हमारे सेल ऑर्गेनल्स है। चाहे हमारा गोल्जी है, चाहे हमारा लाइजोसोम है, राइबोसोम है, एसईआर है, ये सब कौन है, हमारे सेल ऑर्गेनल्स है जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बुलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है जब हम क्या करते हैं, अपनी सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो हमारी जो सेल है वो किस किस से मिलके बनी होती है। तो सेल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल होने का मतलब होता है, अब देखो आपकी बॉडी के अंदर है ना बहुत सारी चीजें एंटर करने की कोशिश करेंगी, आपकी सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगी। तो बहुत सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो चीजें आ रही है उनको वो रोक लेती है और कुछ चीजों की एंट्री को परमिट करती है। इसी नेचर की वजह से हम उसको क्या बुलाते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल बुलाते हैं। यानी कि वो सिलेक्ट करती है कि इस चीज को मैं सेल के अंदर जाने दूंगी और इस चीज को मैं सेल के अंदर नहीं जाने दूंगी। इसलिए इस लेयर को हम क्या बुलाते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बनाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी लेयर को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या कहलाती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। और ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को जो हमारी सेल के लिए अच्छी है उनकी एंट्री वो अलाउ करती है, जो हमारी सेल के लिए ठीक नहीं है उनको वो अलाउ नहीं करती है एंटर करने के लिए, ठीक है। अब हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है और किससे बनी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है, यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। अब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो उसकी किस में मदद करती है, अपने खाने को इनगल्फ करने में मदद करती है, अदर मटेरियल जो उसके पास आते हैं उनको लेने में मदद करती है। और इस प्रोसेस को, जो बाहर से कुछ भी सेल के अंदर जाने का जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। अमीबा अपना खाना, आपको पता है अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपना खाना है ना इसी प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। उसके बाद हम दो प्रोसेस पढ़ते हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस जिसको हम सेल ईटिंग बुलाते हैं, और एक होता है पिनोसाइटोसिस जिसको हम सेल ड्रिंकिंग बुलाते हैं। तो जब भी कोई सेल किसी भी सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेती है, इंजेस्ट कर लेती है, उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस यानी कि सेल ईटिंग। और जब भी किसी लिक्विड पार्टिकल को सेल अपने अंदर ले लेती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग बुलाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर वो क्या करते हैं, अपने फूड को कैप्चर कर लेती है और थोड़ी देर में उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो वो किसकी मदद से कर पाते हैं, इसी प्रोसेस की मदद से कर पाते हैं, एंडोसाइटोसिस बुलाते हैं इस प्रोसेस को।
उसके बाद है सेल से है ना चीजें बाहर कैसे निकलती है। तो आपको पता है हमारे सेल के अंदर से है ना CO2 बाहर निकलती है, ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है, ठीक है। ये सब भी किसकी मदद से हो पाता है, सेल मेम्ब्रेन की मदद से हो पाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या टर्म करते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है, अब हम इनको पढ़ेंगे। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, जब वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से उस जगह पर मूव करता है जहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, डिफ्यूजन बुलाते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन का एक एग्जांपल क्या है, जब गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। तो गैसेस एक्सचेंज में क्या हो रहा है, CO2 जो है वो हमारी सेल से बाहर जा रही होती है और O2 जो है वो हमारी सेल के अंदर एंटर कर रही होती है। इस प्रोसेस को हम क्या टर्म करते हैं, गैसेस एक्सचेंज टर्म करते हैं। और जब चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और ये एक सेल मेम्ब्रेन की मदद से हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑस्मोसिस। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पर तो है ना कोई भी गैस मूव कर सकती है, कोई भी सब्सटेंस मूव कर सकता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन अगर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन से अगर पानी की मूवमेंट हो रही है, वाटर की मूवमेंट हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या टर्म करते हैं, ऑस्मोसिस टर्म करते हैं, ठीक है। आपने देखा है जब भी कभी अगर आपने प्लांट्स लगा रखे हैं, जब आप अपने प्लांट्स को है ना पानी देते हो, तो आप कहाँ पर डालते हो, आप गमले में डालते हो या फिर आप जमीन में डालते हो, धीरे धीरे वो पूरा का पूरा जो पानी आपने डाला था वो पूरा का पूरा सूख जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे प्लांट की रूट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और वो किस प्रोसेस का इस्तेमाल करती है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस का इस्तेमाल करती हैं। तो अगर पानी के मूवमेंट की बात हो रही है तो आप ऑस्मोसिस की बात कर रहे हो, अगर गैसेस की बात हो रही है, किसी और पार्टिकल की बात हो रही है, तो आप किसकी बात कर रहे हो, डिफ्यूजन की बात कर रहे होते हो। ये मेन डिफरेंस होता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बीच में, कि ऑस्मोसिस में हम किसकी बात कर रहे होते हैं, किसकी मूवमेंट की बात हो रही होती है, वाटर की मूवमेंट की बात हो रही होती है। उसके बाद होता है अगर सेल को आप डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में प्लेस करते हो तो सेल क्या करेगी। तो अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो, ठीक है, यानी कि आपने जिस मीडियम में अपनी सेल को डाला है, ठीक है, तो सेल के अंदर पानी कम है और जो बाहर जिस मीडियम में आपने उसे डाला है वहां पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। यानी कि आउटसाइड का जो सोल्यूशन है उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है, सेल के अंदर पानी कम है, तो क्या होगा, सेल के अंदर पानी मूव करना शुरू हो जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बुलाते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बुलाते हैं। और इसमें क्या होगा, हमारी सेल जो है वो स्वेलअप हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे करके दिखाते हैं, आप है ना कोई किशमिश लो और उसको है ना पानी में डाल के छोड़ दो, तो आपकी जो किशमिश है उसके अंदर पानी की बहुत कमी है और जिस पानी में आपने डाला है वहां पर पानी बहुत ज्यादा है। तो धीरे धीरे वो जो पानी है वो कहाँ पर मूव करना शुरू कर देता है, किशमिश के अंदर मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि आपने उसे कैसे सॉल्यूशन में डाला था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला था। उसके बाद आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि आपने जिस मीडियम में डाला है उसमें भी सेम वाटर कंटेंट है और जो चीज आपने डाली है, जो सेल आपने डाली है उसमें भी सेम वाटर कंटेंट है, तो पानी कहीं भी मूव नहीं करेगा, कोई नेट मूवमेंट होगी ही नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे वाटर सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सेल जो है उसका साइज जो है वो कुछ भी चेंज नहीं होता है। उसके बाद आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि आपकी जो सेल आपने डाली है उसके अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और बाहर जो है मीडियम में जो पानी है वो कम है। तो अब क्या होगा, आपकी सेल के अंदर से पानी निकल के बाहर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही अब आपकी सेल क्या करेगी, वाटर को लूज करना शुरू कर देती है और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बुलाते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बुलाते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आपकी जो सेल है वो श्रिंक कर जाती है। आपसे एग्जाम में है ना यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, तो आपको बताना है कि सेल का साइज जो है एकदम सिमिलर रहेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल विल स्वेल अप, ठीक है, फूल जाएगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल जो होगी वो श्रिंक कर जाएगी। उसके बाद आती है सेल वॉल। तो आपने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी, सिलेक्टिवली परमेबल थी, ठीक है। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन हमारे प्लांट्स के पास, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की लेयर है, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। सिर्फ हमारे प्लांट्स के अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, फंजाई के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन एनिमल्स के अंदर आपको कोई सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है सेल वॉल, ठीक है। अब प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, मेनली सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये क्या करता है, आपके प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। अब एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ये मैंने आपको नोट में बता दिया है। और हमारी जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है, एक प्रोटीन का नाम होता है काइटिन। उसके बाद होता है प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस क्या होता है।
ठीक है। अगर आपने है ना एक सेल को, एक लिविंग प्लांट सेल को डाला, ठीक है, अगर उसके अंदर से ना पानी लूज होता है ऑस्मोसिस के थ्रू से, श्रिंकेज दिखाती है, कॉन्ट्रैक्शन दिखाती है, उसके जो सेल वॉल से दूर चले गए, उसके जो सारे के सारे कंटेंट प्रेजेंट थे ना उस सेल के अंदर, वो सारे के सारे सेल वॉल से थोड़े दूर चले जाते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या बुलाते हैं? प्लाज्मोलिसिस बुलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अपने सेल को किस किस चीज से स्टेन कर सकते हो? आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो, सेफ्रेनिन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो, मिथिलिन ब्लू सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप में से जितने भी लोग हैं ना बॉटनी से होंगे, उन्होंने है ना ये सारे के सारे सॉल्यूशंस का इस्तेमाल जरूर किया होगा अपने सेल को स्टेन करने के लिए, ठीक है। हम आयोडीन सॉल्यूशन से भी स्टेन करते हैं, सेफ्रेनिन से भी स्टेन करते हैं, मिथिलिन ब्लू से भी स्टेन करते हैं, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होता है? जब लिविंग सेल के अंदर से पानी जो है ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकलता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो उसके सेल कंटेंट्स है वो सेल वॉल से थोड़े दूर हो जाते हैं, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। उसके बाद आता है आपके सेल के अंदर है ना बहुत सारे चीज़ें प्रेजेंट थी जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स बुला रहे थे। अब एक एक करके हम उनको पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके सेल के पास क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बारे में आपको जो बात एकदम याद रखनी है वो है कि आपका जो न्यूक्लियस है ना वो डबल लेयर्ड है, ठीक है। आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कैसी है? डबल लेयर की है, ठीक है। आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे है ना छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं? आपका जो आउटर मेम्ब्रेन, आपका जो आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स है, वहां पर है ना चीजें आराम से अंदर आ सके, बाहर जा सके, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक चैनल बना रहे, इसलिए वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं? क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। आपको पता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रोड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, और जब सेल डिवीजन होता है, जब हमारी सेल के अंदर डिवीजन चल रहा होता है, मियोसिस हो रहा होता है, माइटोसिस हो रहा होता है, उस टाइम आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं? बहुत बार है ना जब आप अपने आप को देखते हो, और बहुत बार आपके लोग जब आपको देखते हैं तो वो एकदम से ऐसे बोलते होंगे तुम्हारे बाल ना बिल्कुल अपनी मम्मी पर गए, तुम्हारी आंखें ना एकदम अपने पापा पर गई है। तो किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि हमारे अंदर है ना अपने पेरेंट्स के जीन्स आए हैं। अब उन जीन्स को ट्रांसफर करने का काम, इनहेरिटेंस की जो यूनिट है वो कौन होती है? हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम के पास वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसको वो है ना पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन तक कैरी कर रहे होते हैं। किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स का डीएनए हमारे अंदर आया, इसलिए बहुत सारे कैरेक्टर्स उनके और हमारे मैच करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और हमारे डीएनए की जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? जीन्स बुलाते हैं। इसलिए कभी कभी आपसे बोला जाता है ना, अरे आपके हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके जीन्स बहुत अच्छे होंगे, यानी कि आपकी फैमिली में चलते आ रहा है सबके बाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। किसी किसी फैमिली में होता है उनकी आईज बहुत सुंदर होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमारे डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, जो काम करने वाला सेगमेंट है, उसको हम क्या बुलाते हैं? जीन्स बुलाते हैं, ठीक है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती, जब सेल डिवाइड करेगी तब तो आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहे होते तो हमारा डीएनए किस फॉर्म में पड़ा रहता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में पड़ा रहता है, ठीक है। पूरा का पूरा एक इंटैंगल्ड मास होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? क्रोमैटिन बुलाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए यही क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड करना शुरू कर देती है तो अपने आप को किस फॉर्म में अरेंज कर लेता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज कर लेता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब सेल डिवाइड करती है तो उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, और जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तो हमारे डीएनए को हम क्या बुलाते हैं? क्रोमैटिन बुलाते हैं। उसके बाद आपको पता है जो हमारा न्यूक्लियस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब जो हमारे, ये तो थे हमारे यूकैरियोट्स की बात हो रही है। उसके बाद जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया है, ठीक है। उनके अंदर है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है उनके अंदर, ठीक है। तो ये जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पड़ा रहता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोइड बुलाते हैं। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड में क्या डिफरेंस होता है? तो जितने भी हमारे यूकैरियोट्स है, हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियर क्या होता है? जो हमारे प्रोकैरियोट्स है, हमारे प्रिमिटिव सेल्स है, हमारे बैक्टीरिया है, अमीबा है, उन सब के अंदर जो आपको एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन देखने को मिलता है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब उसके बाद आते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स कौन है और हमारे यूकैरियोट्स कौन है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, यानी कि उनका न्यूक्लियस कैसा दिखाई देगा? आपको न्यूक्लियोइड की फॉर्म में देखने को मिलता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और पुराने न्यूक्लियस जिनके पास है,
उसके अलावा जो आपको इतने सारे सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स को। जब आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हो ना तो वहाँ पर आपको मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखाई देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखाई देगा, ये सब कुछ वहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। जितने भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है वो प्रोकैरियोट्स के पास प्रेजेंट नहीं होते हैं और उनका डीएनए भी जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। अब ये दोनों चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट होगी, हमारे यूकैरियोट्स के पास प्रेजेंट होगी। पहली बात, हमारे यूकैरियोट्स के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत अच्छे से प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट है, चाहे वो वैक्यूल्स है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म। तो जब भी कभी आप अपनी सेल को स्टेन करते हो और जब आप उसे देखते हो माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको है ना एक बहुत ही डार्क सा रीजन दिखाई देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर आपको बहुत हल्का सा जो स्टेन पार्ट है वो भी दिखाई देता है और उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो है ना वो पूरा का पूरा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेंट है जिसके अंदर है ना बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स घूम रहे हैं वो सब क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। उसके बाद आता है, आपको पता है जो हमारे वायरसेस हैं उनको हमने किसी भी कैटेगरी में डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, उनको लिविंग एंड नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे रखा गया है क्योंकि वो जब तक बॉडी से बाहर होते हैं वो लिविंग की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं। जब वो किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तब वो वहां जाकर खुद को एक्टिवेट करते हैं, होस्ट की मशीनरी के ऊपर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वायरसेस है ना लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में क्लासिफाइड है, बॉर्डर लाइन पर क्लासिफाइड है और किसी भी किंगडम के अंदर प्लेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, उनके पास कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। उसके बाद आता है, ये तो थे हमारे सेल। सेल के अंदर आपने क्या देखा, साइटोप्लाज्म देखा, न्यूक्लियस देखा। तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस की बात हमने कर ली। अब हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर है ना बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स तैर रहे थे। ठीक है, अब एक एक करके हम उनको पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप अपने न्यूक्लियस के बाहर मूव करते हो तो आपको दिखाई देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, तो आपको पता है जैसे ही आप अपने न्यूक्लियस के बाहर देखोगे ना तो वहाँ पर है ना इस तरीके का स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है। ठीक है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर राइबोसोम्स अटैच नहीं दिख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स का। ठीक है, आपको लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे, राउंड एंड ऑब्लोक बैग्स दिखाई देंगे जिनको हम वेसिकल्स टर्म करते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे सिमिलर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर है। अब हमारे ईआर के फंक्शंस क्या है, इसका रोल क्या है, मैंने बताया ना सेल ऑर्गेनल्स है ना बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं। ठीक है, सेल की बहुत सारी मदद करते हैं। तो ईआर क्या रोल प्ले करता है, ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में जितनी भी चीजें बन रही है उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प कौन करता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो हमारे न्यूक्लियस में कोई भी चीज जो बनी उसको हमारे साइटोप्लाज्म तक लेके जाने का काम कौन करेगा, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। इसलिए ये एकदम हमारे न्यूक्लियस से अटैच रहता है। ठीक है, उसके अलावा ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी यहाँ पर टेक प्लेस कर रही होती है। तो सबसे मेजर फंक्शन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, वो है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसके बाद हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनको इनका नाम किस वजह से मिला है, तो देखो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और आपको वो थोड़े रफ से दिखाई देंगे, जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ये ऐसे 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 बहुत सारे वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर आपको एक रफ सा अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया। और राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, यानी कि हमारे आरईआर क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी मदद करेंगे। अब ऐसा सरफेस जो हमें एकदम स्मूथ दिखाई देगा क्योंकि उसके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है, तो ये हमारी किस में मदद करते हैं, हमारे फैट मॉलिक्यूल के मैन्युफैक्चर में मदद करते हैं, हमारे लिपिड्स के मैन्युफैक्चर में हमारी मदद करते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन में हमारे लिपिड्स भी चाहिए होते हैं, फैट भी चाहिए होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या टर्म करते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस टर्म करते हैं। हमारे एसईआर का फंक्शन क्या है, आरईआर का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, एसईआर का फंक्शन क्या है, लिपिड्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स को बनवाना। ठीक है, उसके अलावा जो आपके एसईआर है वो आपके लिवर सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, आपने
अगर कोई भी पॉइजन खा लिया है, जितनी भी दवाइयाँ आप लेते हो, ड्रग्स आप लेते हो, उन सबको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है? आपकी बॉडी के अंदर लिवर करता है। और लिवर के अंदर उसकी हेल्प कौन कर रहा होता है ये करने में? हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मेजर रोल होता है कि हमारा लिवर जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है उसमें उसकी हेल्प कौन करता है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे अपने न्यूक्लियस के बाहर निकलोगे तो आपको वहां पर क्या दिखाई देगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देगा। ये देखो, जैसे ही आप न्यूक्लियस के बाहर देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? इससे क्या अटैच्ड है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे अटैच्ड है। ठीक है, आपको इतने सारे राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकदम इससे अटैच रहता है। उसके बाद आता है हमारा गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी, जिसको हम गोल्जी बॉडी भी बुलाते हैं, इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, उसके अलावा कैमिलो गोल्जी ने है ना एक रिवोल्यूशनरी मेथड निकाला था क्या स्टेन करने का? हमारी जो नर्व सेल है उसको स्टेन करने का, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ब्लैक रिएक्शन की डिस्कवरी करने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। और हमारी गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी भी किसने की है? कैमिलो गोल्जी ने की है। इसीलिए उनके नाम पे ही, उनको ऑनर करने के लिए ही हमारे गोल्जी अपरेटस का नाम भी उनके नाम के ऊपर ही रखा गया है। अब जो आपकी गोल्जी बॉडी है उसके क्या फंक्शंस है? तो ईआर के अंदर है ना जितने भी मटेरियल सिंथेसाइज हुए उनको पैक करने का काम, उनको डिस्पैच करने का काम, जिस भी टारगेट्स के अंदर उन्हें जाना है, जहां भी उन्हें जाना है, सेल के अंदर जाना है, सेल के बाहर जाना है, ये सारे के सारे काम कौन करता है? हमारी गोल्जी बॉडी करती है। तो ये क्या करेगी? स्टोर करती है चीज़ों को, उनको मॉडिफाई करती है, उनकी पैकेजिंग करती है। ठीक है, वेसिकल्स के अंदर। उसके अलावा है ना कुछ केसेस में, नॉट ऑलवेज, कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनती है सिंपल शुगर से। किसके द्वारा? गोल्जी बॉडी के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा जो आपके लाइजोसोम्स है, आपको पता है हमारे एक सेल ऑर्गेनल का नाम है लाइजोसोम, तो उसका जो सिंथेसिस होता है, उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसमें भी कौन हेल्प करता है? हमारी गोल्जी बॉडी हेल्प करती है। ठीक है, तो जैसे हमारे ईआर का मेजर फंक्शन था क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना, वैसे हमारी गोल्जी बॉडी का मेजर फंक्शन क्या है? स्टोरेज करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको पैक करना, और उसके अलावा हमारे लाइजोसोम के फॉर्मेशन में भी वो हमारी हेल्प करती है। इसको डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, ये है हमारी गोल्जी बॉडी। इसका आपको सिस फेस देखने को मिलता है, ट्रांस फेस देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे वेसिकल्स देखने को मिलते हैं सिस्टर ने। उसके बाद आते हैं हमारे लाइजोसोम्स, जिनको हम डाइजेस्टिव बैग और सुसाइड बैग्स के नाम से भी डालते हैं। ठीक है, लाइजोसोम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर फिल्ड होते हैं। ठीक है, लाइजोसोम को बनाने का काम कौन करती है? हमारी गोल्जी बॉडी करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है उनको बनाने का काम करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बात आपको याद रखना है कि हमारा जो लाइजोसोम बनता है वो बनता है गोल्जी की मदद से, लेकिन जो उसके अंदर सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है उसे कौन बनाता है? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। अब हमारे लाइजोसोम के फंक्शन क्या है? तो लाइजोसोम क्या करता है? आपके सेल के अंदर है ना जितने भी टूटे फटे हुए सेल्स घूम रहे हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल घूम रहा है, उन सबको डिस्पोज करने का काम, उन सबको डाइजेस्ट करने का काम, कोई भी फॉरेन पार्टिकल घूम रहा है, कोई भी बैक्टीरिया घूम रहा है, उसे खा जाने का काम, उसे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देने का काम, उसे ब्रेक डाउन करके क्लीन कर देने का काम कौन करता है? हमारा लाइजोसोम करता है। ठीक है, आपने कभी सोचा कि लाइजोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जा रहा है? तो लाइजोसोम कभी कभी क्या होता है, जब वो बाकी चीजों को खा रहा था ना, खा खा के इतना मोटा हो जाता है कि फट जाता है। ठीक है, और उसके जो एंजाइम्स है ना वो खुद की सेल को खा जाता है, यानी कि वो ऑटोफेजी शो करता है। ठीक है, खुद के ही जो कंटेंट अभी टूट के फट के गिरे थे उनको भी खा जाता है। इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा लाइसोसोम। ठीक है, इसके बाद मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को बनाने का काम कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। हमारे लाइसोसोम को सिंथेसाइज करने का काम कौन करता है? हमारी गोल्जी बॉडी करती है। उसके बाद आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो आपको पता है बचपन से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? वो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी सिंथेसिस करता है। तो आपको पता है एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। देखो आपकी बॉडी है ना एक दिन में बहुत सारे काम करती है। जब मैं आपके लिए क्लास ले रही हूँ तो मुझे बोलने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो मेरे शरीर को वो एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है? ठीक है,
तो मेरे शरीर की जो एनर्जी करेंसी है वो कौन है? एटीपी है। और एटीपी का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डबल लेयर प्रेजेंट है। देखो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो थी वो डबल लेयर थी, और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर है वो भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन लेयर है। ठीक है, इसके जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो बहुत ही फोल्डेड होती है, डीपली फोल्डेड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। और ये जो फोल्ड्स है इनका भी एक रीजन है। अब देखो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत सारे फोल्ड शो करती है। वो इतने सारे फोल्ड क्यों शो करती है? क्योंकि इसको एटीपी सिंथेसिस करना है, उसके लिए ना सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है, एटीपी सिंथेसिस हो रहा होता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही स्पेशल सेल ऑर्गेनल है। इसके पास 2 लेयर्स तो प्रेजेंट है ही, उसके अलावा ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है, इसके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से खुद के प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ये देखो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसकी इनर मेम्ब्रेन को देखो कितनी डीपली फोल्डेड है। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इसके पास अपना डीएनए भी प्रेजेंट है, इसके पास अपने राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, और इसकी जो डीपली फोल्डेड लेयर होती है उसको हम क्या बुलाते हैं? क्रिस्टे बुलाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं हमारे प्लास्टिड। अब प्लास्टिड के बारे में जो बात आपको याद रखनी है कि है ना सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप अपनी एनिमल सेल को देखोगे ना उसके अंदर आपको प्लास्टिड देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन प्लांट सेल को अगर आप देख रहे हो माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको वहाँ पर प्लास्टिड देखने को मिलते हैं। हमारे प्लास्टिड जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट जिनको हम कलर्ड प्लास्टिड बुलाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जिनको हम कलरलेस प्लास्टिड बुलाते हैं। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट के पास है ना डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है इसलिए क्या कैसे होते हैं? कलर में ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है ना और भी कलर के हो सकते हैं, येलो कलर के भी हो सकते हैं, ऑरेंज कलर के भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास कैरोटिन है, जेंथोफिल है, तो वो उनको अलग कलर प्रोवाइड करेंगे। क्लोरोफिल कैसा कलर प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? ये डिफरेंट मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे कि स्टार्च स्टोर करेंगे खुद में, ऑयल को स्टोर करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें स्टोर करने का काम कौन करते हैं? हमारे ल्यूकोप्लास्ट करते हैं। अगर आप अपने क्लोरोप्लास्ट को देखते हो तो इसके अंदर आपको है ना बहुत सारी लेयर्स नजर आएगी। ठीक है, अब प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम है, जैसे किसके पास था? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम है, और हमारे क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये देखो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? थाइलाकॉइड दिखाई दे रहा है, ग्रेना दिखाई दे रहा है, और स्ट्रोमा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। आपको पता है हमारे प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। उसका जो ग्रीन कलर होता है वो भी किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। और क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है? जो सनलाइट होती है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है, और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो पाता है वो किसकी मदद से हो पाता है? क्लोरोप्लास्ट की मदद से हो पाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, तो वैक्यूल्स जो है वो स्टोरेज सेक्स है जिनके अंदर आप है ना लिक्विड और सॉलिड कंटेंट को स्टोर करके रखते हो। यानी कि हमारी सेल का जितना भी सॉलिड पार्टिकल है, जितना भी लिक्विड पार्टिकल है, वो कहाँ पर स्टोर रहता है? वैक्यूल्स के अंदर स्टोर रहता है। तो वैक्यूल्स अगर आप एनिमल सेल्स के अंदर देखोगे तो आपको स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स दिखाई देते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर है ना बहुत बड़ा सा वैक्यूल दिखाई देता है। यानी कि हमारी सेल का, प्लांट सेल का अराउंड 80 to 90% पार्ट है ना समटाइम किससे कवर्ड रहता है? वैक्यूल से कवर्ड रहता है। इतने बड़े बड़े वैक्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारे प्लांट सेल्स के जो वैक्यूल्स है उनके अंदर सेल्स है भरा रहता है, जो क्या करते हैं? उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। आपकी जो प्लांट सेल्स है वो एकदम टर्जिड रहती है, रिजिड रहती है, किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जो वैक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद है ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्या देखने को मिलता है? फूड वैक्यूल देखने को मिलता है। तो हमारे जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली उनके अंदर ये देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा अमीबा। तो आपको पता है अमीबा क्या करता है? ऐसे एक जगह पे मूव कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, और किसी भी सॉलिड पार्टिकल को, किसी भी प्रे को अपने सेल के अंदर इंजेस्ट कर लेता है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो उसने अपने वैक्यूल की मदद से कोई भी फूड पार्टिकल को अंदर लिया, अब उसको डाइजेस्ट कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोलते हैं। फूड वैक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा है ना कभी कभी ये जो
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में मदद करता है? कोई भी ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। देखो मोस्टली है ना, ये पानी के अंदर रह रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सेसिव सॉल्ट यानी कि इसकी ऑस्मो रेगुलरिटी एकदम मेंटेन रहे, उसमें इनकी मदद कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है, ठीक है। अब ये देखो हमारी प्लांट सेल के अंदर आपको एक कितना बड़ा सा वैक्यूल दिखाई दे रहा है और बाकी की चीजें कितनी छोटी छोटी है। तो देखो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, फिर जो आपका लाइटली स्टेन पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। आपको कैसे पता चला है कि ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? क्योंकि देखो इसके पास है ना सेल वॉल प्रेजेंट है। इसका जो वैक्यूल है वो भी कितना बड़ा है, उसने कितना सारा जगह जो है वो कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि कुछ कुछ जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके क्या क्या निकनेम्स हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बुलाते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव बैग और सुसाइड बैग बोलते हैं। और राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में ना आपको ये मैच करने के लिए दे जाता है। इसी के साथ हमारा सेल का जो फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। बहुत जल्दी हम सेल की दूसरी क्लास करेंगे जिसमें हम क्लास 11 का सेल चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।